दूरदर्शन देखने वाले सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, सर्दी के मौसम में भी आप अपनी फसलों की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। खबरें खेती की में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि जगत से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां और नए नए वैज्ञानिक तरीके, जैसे उन्नत बीज, उन्नत फल फूल और उन्नत किस्म के कृषि यंत्र। कार्यक्रम में हमेशा की तरह रहेंगे कृषि समाचार और मंडी भाव। आज शुक्रवार है, आपके पत्रों के सवालों के जवाब दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। रबी में फसलों की बेहतर बुआई से पैदावार बढ़ने का अनुमान। 8 साल बाद दलहन निर्यात खोलने की तैयारी। भीषण सर्दी से एमपी में सरसों को नुकसान का अंदेशा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना ढोंडियाल। अब खबरें विस्तार से। रबी की फसलों में बुआई काफी बढ़िया हुई है और उम्मीद है कि इस बार रबी फसलों का भी रिकॉर्ड उत्पादन होगा। इससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। चालू रबी में गेहूं, चना और सरसों के बुआई क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी से इनकी पैदावार बढ़ने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी में फसलों की कुल बुआई बढ़कर 619.04 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल की समान अवधि के 587.01 लाख हेक्टेयर से अधिक है। रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बुआई बढ़कर 311.86 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक 291.27 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई थी। चने की बुआई पिछले साल के 92.68 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 101.83 लाख हेक्टेयर में और सरसों की बुआई 66.22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 70.35 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। चालू रबी में दलहन की बुआई पिछले साल के 147.35 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 155.16 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। हालांकि मोटे अनाजों की कुल बुआई पिछले साल के 60.08 लाख हेक्टेयर से घटकर 58.55 लाख हेक्टेयर ही हो पाई है। पिछले कुछ समय से दलहन के दामों में आ रही गिरावट के चलते सरकार जल्दी दलहन निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा सकती है। इससे किसानों को अपनी उपज के अच्छे दाम मिल सकेंगे। कृषि मंत्रालय दलहन के निर्यात पर लगे 8 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने के लिए जल्द ही कैबिनेट नोट तैयार करेगा। दलहन के मूल्य में आ रही गिरावट को देखते हुए मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार कई दालों के दाम एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चल रहे हैं। सरकार ने 2006 में काबुली चने को छोड़कर बाकी दालों के निर्यात पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया था। बाद में ये प्रतिबंध समय समय पर आगे बढ़ता रहा। मौजूदा प्रतिबंध 31 मार्च 2014 तक के लिए लागू है। इस वर्ष दालों की बम्पर पैदावार होने की संभावना है, जिसके कारण बाजार में दालों के दामों में गिरावट आने से किसानों को अपनी उपज के दाम कम मिल रहे हैं। निर्यात की अनुमति मिलने से किसानों को अच्छे दाम मिल सकेंगे। इस साल ठंड का प्रकोप पूरे उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस कारण मध्य प्रदेश में सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका बन गई है। मध्य प्रदेश में बीते 15 दिनों में उत्पादक क्षेत्र ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड संभाग में भारी सर्दी के कारण सरसों की फसल में नुकसान की आशंका बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अब सर्दी लंबी चली तो पाले के कारण हानि हो सकती है। वहीं दूसरी ओर तोरिया यानी लाल सरसों की फसल के बाजार में आने और मांग कम रहने के कारण सरसों के भावों में बीते 7 दिनों के दौरान 250 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है। किसानों को डर है कि अगर 2-3 दिन और धूप नहीं निकली तो फसल का काफी नुकसान हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर विजय सिंह का कहना है कि प्रदेश में 1-2 छोटे ब्लॉक में सरसों की फसल को नुकसान होने की खबर है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आमदनी भी बढ़ेगी।
तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दक्षिणी तमिलनाडु, केरल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में घना कोहरा होने के आसार हैं। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि सरसों की फसल में चिंपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर रोगोर या क्लोनलफास 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। तो आइए देखते हैं मंडी भाव। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। और अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। वायदा कारोबार में मक्का के दाम सीमित दायरे में रहे। मांग की कमी होने के कारण भाव को समर्थन नहीं मिल रहा है। पिछले खरीफ सीजन में अधिक उत्पादन की संभावना से भी दामों पर दबाव है। वायदा कारोबार में चने के दाम गिरने की संभावना है। कारोबारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में चने का रकबा बढ़ गया है। दूसरे राज्यों में लेट बारिश की नमी होने से चने की बुआई जोरों पर है। उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना से भाव में नरमी रह सकती है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, यकीन मानिए, जब आपके जिज्ञासा और सुझाव भरे पत्र सुदूर गांवों, कस्बों और प्रदेशों से हमारे पास आते हैं तो दिल को बेहद प्रसन्नता मिलती है। आज शुक्रवार है, आपके पत्रों के सवालों के जवाब दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक। तो आइए देखते हैं आपकी चिट्ठी।
नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम आपकी चिट्ठी में। आज शुक्रवार है और आज के दिन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आज हम आपको आपकी कृषि संबंधी कई समस्याओं का समाधान देते हैं। और इसके लिए आज हमारे बीच हैं कृषि मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर YR मीना। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मीना जी, चलिए अब हम पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। और ये जो पहला पत्र हमने लिया हुआ है ये है ज़िला खंडवा मध्य प्रदेश से, और इसे लिखते हैं जगन्नाथ पटेल। मीना जी, ये जानना चाहते हैं कि मिर्च की फसल में पत्ते क्यों सिकुड़ते हैं और पत्ते पीले क्यों पड़ जाते हैं, और साथ ही ये मिर्च की फसल का भरपूर उत्पादन भी लेना चाहते हैं। मिर्च की खेती में खासकर मिर्च है, टमाटर, बैंगन, इसमें लीफ कर्ल वायरस एक आता है जो विषाणु रोग जिसे हम कहते हैं। इसकी वजह से पत्तियां पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। जो फल लगते हैं वो भी काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी कम संख्या में फल लग पाते हैं। खास तौर से एफिड या माहू, ये कुछ कीड़े हैं जो रस चूसते हैं और पौधों को कमज़ोर करते हैं, उससे भी कभी कभी पत्तियां सिकुड़ती हैं। लेकिन ज़्यादा जो गंभीर स्थिति होती है वो वायरस डिजीज, जो विषाणु रोग है, उसकी वजह से। और एक बार लगने के बाद इसका उपचार नहीं हो पाता है। तो खासकर किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि जब भी लगाएं वो एक तो सिफारिश की गई किस्मों को लगाएं, उपचारित बीज लगाएं और पौध स्वस्थ तैयार करें, चाहे वो पॉली हाउस में करें या जहां भी करते हैं। अच्छी स्वस्थ पौध अगर लगाते हैं तो काफ़ी हद तक बीमारियां आती नहीं हैं। फिर भी अगर आ जाती हैं तो विषाणु रोग के पौधे जब भी देखें, जब पौधों की पत्तियां सिकुड़ रही हों, बढ़वार रुक रही हो, ऐसे पौधों को नष्ट कर देना चाहिए उखाड़ के। नहीं तो तेज़ी से दूसरे पौधों में भी फैलती है बीमारी। और दूसरा है कि दवा का छिड़काव करने के लिए, जैसे डाईमेथोएट ये दवाई है, 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका 3-4 बार अगर छिड़काव करते हैं तो आगे इसका फैलाव नहीं होता है और पौधे स्वस्थ होते हैं, जिससे वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और ये समस्या खासकर मिर्च, टमाटर, बैंगन, इन कई फसलों में आती है, लेकिन मिर्च में ज़्यादा गंभीर ये समस्या होती है। तो ये इसका इलाज है। तो जगन्नाथ जी, आपने देखा कि जब भी आप बीज लगाएं तो हमेशा उपचारित बीज का ही उपयोग करें, और जैसे अभी मीना जी ने बताया कि समय समय पर दवाइयों का छिड़काव ज़रूर करें, तो आप इस फसल का भरपूर जो है पैदावार ले सकते हैं। और मीना जी, ये जो अगला पत्र हम ले रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश से, और इसे लिख रहे हैं MC शर्मा जी। और ये जानना चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने किसानों के हित के लिए एक SMS सेवा का प्रारंभ किया था, लेकिन ये इस सेवा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि ये क्या करें जिससे इस SMS सेवा से लाभान्वित हो सकें। SMS सेवा का लाभ उठाने के लिए किसान भाइयों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे बढ़िया है कि वो किसान कॉल सेंटर, जिसका टोल फ्री नंबर है 1800-180-1551, यानी 1800-180-1551। टोल फ्री है, पूरे देश में उपलब्ध है। इस पर फ़ोन करके पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, या वेबसाइट जो फार्मर पोर्टल का है, अगर इंटरनेट की सुविधा है तो वेबसाइट पर जा करके भी लॉगिन करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के साथ ही किसानों से उनकी चॉइस, यानी वो किन फसलों के बारे में जानकारी चाहते हैं SMS के जरिए, वो भी किया जाता है। तो 8 चॉइस तक किसान भाई दे सकते हैं जिन जिन फसलों की वो जानकारी चाहते हैं। फिर उनके संदेश उनके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी खर्चे के, निरंतर दिन रात वो चलते रहते हैं। और समय समय पर उनको खेती बाड़ी संबंधी या उनकी खेती से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, कौन सी किस्मों को उनको लगाना है, कब क्या करना है, अगर विपरीत परिस्थितियां हैं, मौसम खराब है, उसकी जानकारी, सब्जी या दूसरे जो उत्पाद हैं कृषि के, उनके मंडी भाव, यानी कृषि की संपूर्ण जानकारी SMS के माध्यम से किसानों को दी जाती है। तो इसका लाभ वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके ले सकते। मीना जी, ये जो अगला पत्र हमने लिया है इसे लिखा है हरीश बिष्ट जी ने, और हरीश जी जो हैं ये जानना चाहते हैं जैविक कृषि के बारे में, और साथ ही ये जानना चाहते हैं कि जैविक कृषि में हाइब्रिड सब्जियों के बीज उपयोग में लाए जा सकते हैं या नहीं, और इसमें हम किस तरह से कीटनाशक और किस तरह से खाद का उपयोग कर सकते हैं, ये बताना है। जैविक खेती को हमारी जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनके माध्यम से काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। और किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए सेंटर्स भी खोले गए हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हमारा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद में, कमला नेहरू नगर, जहां पर किसानों को समय समय पर बुला करके प्रशिक्षित किया जाता है। और
जो योजना है उसके तहत वित्तीय सहायता भी किसानों को है, कैसे वो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के अलावा जैसे फसल चक्र है या ग्रीन मैन्योरिंग जो हम बोलते हैं, हरी खादें, कुछ ऐसी फसलें हैं दलहन वाली जिनको उगा करके अगर फूल की अवस्था में जब फसलें आती हैं उनकी जुताई करके पाटा लगा के मिट्टी में मिला दिया जाए तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो काफ़ी अच्छी बढ़ती है। तो बहुत से तरीके हैं, वर्मी कंपोस्ट इसमें से एक है। और फिर हमारी देसी खाद जिसको हम FIM बोलते हैं, गोबर की खाद, मिंगनी की खाद, ये सब चीज़ों को उसमें हम यूज करते हैं। और वर्मी कंपोस्ट में जो भी फार्म के हमारे खेत के जो वेस्ट हैं उनको हम केंचुए के मदद से वर्मी कंपोस्ट उसका बनाते हैं और उसको खेतों में डालते हैं। और रहा सवाल रासायनिक जो कीटनाशक हैं उनसे निजात पाने का, तो आजकल कई ऐसे पौधे हैं जैसे नीम है, दूसरे भी कई पौधे हैं जिनसे हम जैविक रसायन बना करके, मतलब जैविक दवाइयाँ बना करके, जैसे ट्राइकोगामा, ट्राइकोडर्मा, NPV, इसके अलावा फ्यूरोमोन ट्रैप, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कीट और व्याधियों की जब समस्या हो तो इनके माध्यम से, इनमें कोई रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है, इनके माध्यम से हम कीट व्याधियों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस तरीके से पूर्ण जैविक खेती संभव है। और जैविक खेती के माध्यम से जैसे आपने कहा हाइब्रिड जो वेजिटेबल्स हैं उनको उगा सकते हैं। क्या बिल्कुल हाइब्रिड वेजिटेबल भी उगाई जा सकती हैं। शुरू में थोड़ा लगेगा कि आपको कम उत्पादन मिल रहा है, लेकिन नियमित तौर पर आप अगर इन विधियों का इस्तेमाल करेंगे, फसल चक्र को अपनाएंगे और ठीक तरीके से आप प्रबंधन करेंगे फसल का, तो अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। और ख़ासकर जैविक जो उत्पाद हैं उनका बाज़ार में बड़ा अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि हर कोई पसंद करता है कि उनके स्वास्थ्य के लिए जो कृषि उत्पाद अच्छे हैं उनको खरीदा जाए और उपयोग में लाया जाए। और मीना जी, अब ये अगला जो पत्र है इसे लिखने वाले हैं गोविंद सिंह राजपूत और इन्होंने लिखा है नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से। और ये जानना चाहते हैं कि ये लगातार 3 वर्षों से रबी के सीज़न में चने, गेहूं और मैसूर आदि की खेती कर रहे हैं, लेकिन ओले पड़ने की वजह से इनकी फसल नष्ट हो गई है। तो अब एक तो ये इनको थोड़ा सा चाहिए कि बीमा की तरफ से भी कुछ इनको मिल सकता है क्या, और दूसरा कुछ रबी के सीज़न में कम पानी वाली कोई अन्य फसल के बारे में ये जानना चाहते हैं जो कि पाले से भी सुरक्षित रहे। फसलों में कई बार ऐसा होता है कि आकस्मिक जो विपरीत परिस्थितियां हैं या जो आपदा है, खासकर ओले हैं, आंधी है या बहुत ज़्यादा बारिश होने से कई बार फसलें चौपट होती हैं, नुकसान होता है। तो इन बातों को ध्यान में रख कर के फसल बीमा योजना सरकार ने जो चालू की है, एक तो उसका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि किसान अगर फसल बीमा करेंगे तो जब कई विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उनका नुकसान होगा तो उसकी कुछ पूर्ति, उसकी भरपाई हो सकती है। तो फसल बीमा योजना को अपना सकते हैं। बाकी ये नेचुरल जो आपदा हैं, प्राकृतिक संकट हैं, इसको पूरी तरह से तो सरकार नहीं टाल सकती, लेकिन खासकर ठंड, जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड है उस टाइम फसलें चौपट होती हैं, तो उसके लिए अगर सब्जियों की खेती कर रहे हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आजकल आ गए हैं जैसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, ये स्ट्रक्चर बना के उसमें अगर खेती करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में जब मौसम नागवार हो तब भी ये बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। रहा सवाल कम पानी से फसल उगाने का, तो जैसे चने की ये बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर चने को काफ़ी कम पानी की ज़रूरत होती है। सरसों की खेती करते हैं उसमें भी 1-2 पानी से काम चल जाता है। और गेहूं और दूसरी जो फसलें हैं उनमें भी कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको कम पानी से कम समय में उगाया जा सकता है। तो अपने निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें भी विशेषज्ञों से ये सलाह ले सकते हैं और आपके अपने क्षेत्र के लिए जो सिफारिश की गई किस्में हैं उनको उगा करके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप कई तरह की तकनीकें आ चुकी हैं, आधुनिक तकनीकें, जिनका आप उपयोग करके विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मीना जी, और आज का ये हमारा अंतिम पत्र है और इसे लिखा है किशन कुमार सोनकर जी ने, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और ये जानना चाहते हैं कि पाली हाउस, टनल हाउस, ग्रीन हाउस, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी, और साथ ही ये कि इसमें लागत कितनी आती है और क्या सरकार के द्वारा इनके बारे में, इनसे संबंधित कोई अनुदान दिया जाता है या नहीं, ये भी ये जानना चाहते हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, इन स्ट्रक्चर्स की जैसे हम बात करते हैं तो ये संरक्षित खेती यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक जरिया है। और इनमें खासकर हाई वैल्यू क्रॉप
जो ज़्यादा मुनाफा दे सकने वाली फसलें हैं, इनमें सब्जियां हैं और कई सब्जियां जैसे शिमला मिर्च है, इस तरीके की सब्जी हैं, खीरा, टमाटर, चेरी टमाटर, इन सबको उगा करके किसान जो महानगर हैं उनके आसपास अगर होटलों में बेचते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फूल हैं जैसे ग्लैडियोलस है, कार्नेशन है और भी कई सारे फूल हैं, जरबेरा, इन सबको, गुलाब, इसमें उगा करके अच्छी किस्म के अगर फूल तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को जो खुले में पैदा कर रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा पैदा मिल सकता है। और एक और फ़ायदा होता है पॉली हाउस या ये लगाने का कि आप जब खेत में आपके फसलें लगी हुई हैं और बाहर का मौसम ठीक नहीं है पौध उगाने के लिए, तो अगेती फसल लेने के लिए आप इन स्ट्रक्चर्स में, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में पौध उगा सकते हैं और जैसे ही आपका खेत खाली हो आप तुरंत उसकी रोपाई कर सकते हैं। तो अगेती फसलें ले सकते हैं सब्जियों की, और अगेती फसल का सभी को पता है, हमारे किसान भाइयों को, कि बाजार में बहुत अच्छा दाम मिलता है। सबसे पहले अगर आपकी फसल आ जाएगी तो अगेती फसल लेने में ये स्ट्रक्चर काफ़ी मदद करते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे विपरीत परिस्थितियाँ, जब मौसम ठीक नहीं हो, बाहर चाहे धूप कितनी भी पड़ रही हो, गर्मी हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, या सर्दी के मौसम में जैसे पाला पड़ रहा हो, तो पाले से भी बचाव हो सकता है और तीव्र गर्मी जो लू चलती है गर्मियों के मौसम में उससे भी बचाव हो सकता है। तो कहते हैं जब हो मौसम नागवार कर लो एक पॉली हाउस तैयार। अगर पॉली हाउस तैयार है किसानों के पास तो वो सब्जियां, फूल और जो अच्छा पैसा देने वाली फसलें हैं वो उगा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और वित्तीय सहायता की खासकर किसान भाई बात करते हैं। तो एक तो हाईटेक होता है ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, उसमें करीब 650 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो कॉस्ट उसकी आती है, उसकी कॉस्ट आती है, तो उसका 50% तक किसान भाइयों को वित्तीय सहायता मिल जाती है। ऐसे एक सेमी टाइप का होता है जो बहुत हाईटेक नहीं है, उसमें भी करीब 350 के आसपास खर्चा आता है, तो उस पर भी 50% अनुदान किसान भाइयों को मिलता है और 1000 स्क्वायर मीटर तक किसान एक व्यक्तिगत तौर पर इसको लगा सकता है। तो वित्तीय सहायता उपलब्ध है, प्रशिक्षण की व्यवस्था है और करना सिर्फ यह है किसानों को अपने निकटतम बागवानी अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी को संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और प्रशिक्षण वगैरह भी, जी उसकी भी जानकारी ये वहाँ से आराम से प्रशिक्षण भी वहाँ से प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों बहनों, आज के पत्रों का सिलसिला हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हमें इंतजार रहेगा आपके और भी ढेर सारे पत्रों का, और हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में आपको अपनी कृषि संबंधी कई समस्याओं का समाधान जरूर मिला होगा। और हम धन्यवाद करते हैं वाईआर मीना जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। किसान भाइयों बहनों, अगले कार्यक्रम में कुछ और नई कृषि समस्याओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। कृषि वसंत हिंदुस्तान के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और खेती से जुड़े सभी लोगों का विशाल जमावड़ा। खेती से संबंधित सारी जानकारियां महाराष्ट्र के शहर नागपुर में कपास शोध संस्थान के प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि मेला 9 फरवरी से 13 फरवरी तक। खेती से जुड़े सभी लोगों, विशेषकर किसानों के लिए एक अभूतपूर्व अवसर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि कृषि जगत से मिली जानकारी से आप लाभ अवश्य उठाएंगे और ये जानकारी अपने मित्र किसानों तक भी पहुंचाएंगे। हमें बहुत प्रसन्नता रहेगी अगर आपके सुझाव और सवाल भरे पत्रों का सिलसिला यूं ही जारी रहे। कल फिर मुलाकात होगी कृषि जगत से जुड़ी ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।